नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आरओ एग्जामिनेशन जो आपका अपकमिंग है उसके लिए हम पेड क्विज लगातार देख रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए कौन सा कथन सही है। दो स्टेटमेंट हमारे पास हैं। तो गुप्त वंश के बारे में बात हो रही है जिसमें आप आगे चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, इन सब के बारे में पढ़ते हैं ना, ठीक। तो इनके संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त नाम था इनका, ठीक है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल ठीक है। और गुप्त वंश का अगर अंतिम शासक की बात करें तो ये विष्णुगुप्त है। और अगर वास्तविक संस्थापक कई बार पूछ लिया जाता है तो वो माना गया है किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिए। तो दोनों ठीक है, सी विकल्प को चूज करेंगे हम। यहाँ पे इसको आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। अब देखें कि किस गुप्त शासक ने पहली बार महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो अलग अलग रूलर्स के बारे में टाइटल आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें से अगर गुप्त में ही देखेंगे तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है ना, इन्होंने धारण की थी। विकल्प सी को चुनेंगे। अब चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में ही दो और कथन है, कौन सा गलत है? ये गलत और सही वाला बड़ा ध्यान से देखा करिए। तो इन्होंने जो है पाटलिपुत्र को गुप्त साम्राज्य की राजधानी बनाया, तो ये बिल्कुल कथन ठीक है। और इन्होंने नेपाल के लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह भी किया, ठीक है। तो ये भी ठीक है हमारा। यहाँ पे इनके नाम से आगे जो चल के सिक्के वगैरह भी गढ़वाते हैं, ठीक। तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। दो कथन फिर से हमारे पास है, कौन सा इसमें सही है देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 319-20 ईस्वी के जो टाइम पीरियड में गुप्त संवत चलाया, ठीक है। तो देखिए इन्होंने गुप्ता एरा की शुरुआत की 319-20 के टाइम पीरियड पे, लेकिन ये चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं प्रथम का ही तो समय है। ये इसी के आसपास इनका जो है राज्याभिषेक होता है, ठीक। और दूसरा स्टेटमेंट जो है कि गुप्त संवत का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख में हुआ है, ठीक है। तो ये वाला कथन जो है हमारा ये ठीक हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम कौन सा चुनेंगे? देखिए अभी तक हम जैसे प्रथम महान शासक की बात कर रहे थे, वास्तविक शासक गुप्ता इसमें डायनेस्टी में। तो अंतिम महान शासक कौन था ये पूछा जा रहा है इसमें, ठीक है। तो ये थे स्कंदगुप्त, ठीक है। 455 से 467 के एडी के आसपास इनका टाइम पीरियड है, इसको भी ध्यान रखिए। अब गुप्ता रूलर ही कुमार गुप्त की बात करें तो इनका मंदसौर अभिलेख जो है किस राज्य में स्थित है यहाँ पे ये बताना है। तो कुमार गुप्त के जो कई सारे अभिलेख आप पढ़ते हैं कुमार गुप्त प्रथम के, है ना। तो उसमें जैसे बिलसाड़ अभिलेख है, मंदसौर हो गया, गढ़वा है ना, इसके अलावा उदयगिरी का जो गुहा लेख है, सांची के अभिलेख। तो ये सब लिस्ट है, इसको जरूर पढ़िएगा, डिटेल में चीज़ें पूछी जाती हैं। तो मंदसौर जो है ये इसमें मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। और इसके अगर हम प्रकाशन की बात करें तो ये लगभग जो है 1885 के आसपास ब्रिटिश टाइम पीरियड में एक था, उसका नाम था पीटर पीटरसन करके नाम था, ठीक है। तो इसने प्रकाशन किया था इसका मंदसौर अभिलेख का। आगे देखिए कौन सा कथन गलत है। दो स्टेटमेंट फिर से है। प्रयाग प्रशस्ति में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को भरी सभा में राज्य प्रदान करने का वर्णन किया गया है। तो देखिए प्रयाग प्रशस्ति जो है वर्तमान जो इलाहाबाद जिला है जिसको प्रयागराज नाम से आप जानते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक पिलर इंस्क्रिप्शन है जो है जिसको कंपोज किया था हरिशेन ने, संस्कृत भाषा में है, ठीक है। तो उससे ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा समुद्रगुप्त को भरी सभा में राज्य प्रदान किया गया। तो ये कथन हमारा ठीक है। अब दूसरा है कि समुद्रगुप्त केवल एक युद्ध में पराजित हुआ था। तो मान्यता ये है कि समुद्रगुप्त जो था शासक, उसके शरीर पे जो है मतलब लगभग जो है 100 घाव थे, तो इसलिए उसको 100 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। और ऐसा मानना है कि ये कभी भी पराजित नहीं हुआ। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाएगा, तो इसी को चुनेंगे हम।
आगे देखें समुद्रगुप्त के शासनकाल के समय कांची का शासक कौन था। ठीक है, तो देखेंगे कांची यानी कि जो इधर पल्लव डायनेस्टी का रूलर ये है विष्णुगुप्त, है ना, इसका टाइम पीरियड है समुद्रगुप्त के शासनकाल के समय। ठीक है, साउथ इंडिया में। तो इसमें बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। और ये भी इन्फॉर्मेशन जो है उसमें मेंशन्ड है, जो प्रयाग प्रशस्ति की भी हमने बात की। ठीक है, वहां से ये सूचना मिलती है। किस अभिलेख में कहा गया कि समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर कुबेर और नाराज होने पर यमराज के समान था। ठीक, तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आपका जो एरण अभिलेख है मध्य प्रदेश का, ठीक है, ये अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा जो है इसको भी खोजा गया, उससे ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसमें दो कथन फिर से हैं, कौन सा सही है ये देखना है। तो ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं गुप्त काल की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो यहाँ पे इनके समय की जो चित्रकला है ये सब मिलती है यहाँ से। ठीक है, समुद्रगुप्त ने नागा राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया था, ये गलत है। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय जो ने जो है विवाह किया था कुबेर नागा से। ठीक, तो इसमें जो है पहला सही। फिर अब इसमें देखिए कौन सा कथन गलत है। तो जो सेन डायनेस्टी थी इधर बंगाल के रीजन में, आप देखते हैं सूर्यसेन, तो इनके सूर्यसेन शासकों के सिक्कों पर लक्ष्मी का, यानी लक्ष्मी की जो आकृति होती है उसका चित्रण मिलता है, अंकन मिलता है। तो ये कथन ठीक है। दूसरा है कि दक्षिण भारत में सर्वप्रथम कदम्ब शासक शांति वर्मा ने सोने के सिक्के चलाए जिसको आहत कहा गया है ना, तो ये वाला भी ठीक है। ये स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इसको जो है ध्यान से याद रखें। इसमें डी विकल्प को चुनेंगे, गलत नहीं है इसमें। संसद के दो सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल जो है कितना होता है। तो जो सेशन अभी जैसे अब देखिए 1 फरवरी से आपका बजट सत्र जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो संविधान में प्रावधान किया गया है कि संसद के जो है सत्र जो आयोजित होते हैं तो 2 सत्रों के मध्य में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आमतौर पे हमारी संसद जो है साल में कितने बार मिलती है, 3 बार। ठीक, एक बजट में मिल जाएगी, फिर एक मॉनसून सेशन में, और फिर एक शीतकालीन सत्र, है ना। अब तक कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। तो संसद के संबंध में जो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आप जानते हैं, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत किसी सामान्य विधेयक पर जो है एक ज्वाइंट सिटिंग जो है प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाई जाती है। तो अब तक 3 बार कुल जो है ऐसा हो चुका है। सी विकल्प को चुनेंगे। एक डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है 1961 के संबंध में हुई थी पहली बार। उसके बाद बैंकिंग सर्विस कमीशन था एक 1978 के टाइम पीरियड में। और तीसरा जो है ये प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 के टाइम में। ये अभी आपको ऊपर ही बताया गया, जॉइंट सेशन आर्टिकल 108 के तहत होता है। अब देखिए 2 स्टेटमेंट फिर से है, कौन सा सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 एक आकस्मिकता निधि की स्थापना का प्रावधान करता है। तो आपने जो है इसके बारे में पढ़ा होगा, कंटिजेंसी फंड, है ना, जो ऐसे कुछ मान लीजिए विपदा के समय आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इसकी स्थापना का प्रावधान किया गया है इसमें आर्टिकल 267 में, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, दूसरा है कि जो यूनियन बजट होता है, जैसे बजट आने वाला है तो इसको तैयार करने की प्रमुख जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय की होती है, ना कि केवल राजस्व विभाग की। तो ये स्टेटमेंट सही है अपने आप में। वैसे डिटेल में थोड़ा देखें तो जैसे देखिए ये हमारा जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इसके अंतर्गत जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं तो मेन रूप से उसमें इकोनॉमिक अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये मुख्य रूप से आपका जो है बजट को तैयार करता है। ठीक, तो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट को प्रिपेयर करने की किसकी है, अगर देखें मंत्रालय के लेवल पे तो मंत्रालय की है। अगर इन पर्टिकुलर पूछा जाता है तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है इसको चूज करेंगे। तो दूसरे को सही मानेंगे हम, पहला जो है वो गलत था। अब है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मताधिकार की आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। तो अभी वर्तमान में जो 18 वर्ष है, पहले ये 21 वर्ष हुआ करता था वोट देने के लिए मिनिमम जो आयु सीमा थी। तो 61st अमेंडमेंट हुआ था 1989 में, है ना, उसके माध्यम से किया गया था। तो पहला विकल्प जो है ये ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है, यूनिवर्सिटी कौन सा है इसमें से ये बताना है। तो देखिए अब थोड़ा करेक्शन करेंगे, प्रयागराज यूनिवर्सिटी नहीं, अभी भी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ही इसको कहा जाता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो ये ब्रिटिशर्स के टाइम में ही 1887 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक,
अब यहाँ पे कुछ युग्म दे रखे हैं जो उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय रूप से नृत्य किए जाते हैं और उसका क्षेत्र जो है उसके संबंध में अगर देखें तो यहाँ पे जो डी विकल्प में लिखा है राई नृत्य है ना, ये आपका इसमें किया जाता है बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ इसके महिलाओं के द्वारा जन्माष्टमी के अवसर पे जो है इसको परफॉर्म करते हैं। तो बाकी ऊपर के 3 ठीक हैं, ये डी वाला जो है ये गलत था। इसमें देखिए शिंजो आबे है ना, इनसे संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो ये जापान के जो है सर्वाधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे, ये कथन बिल्कुल ठीक है। इसमें गलत है पहला स्टेटमेंट, लिखा है कि 2019 में इनको मिला है भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण, है ना, तो ये गलत है। पद्म विभूषण इनको मिला था वर्ष 2021 में, ठीक। ये पब्लिक रैली कर रहे थे शिंजो आबे अभी जापान में, तो जुलाई 2022 में इनकी जो है गोली मार दी गई थी, तो उससे इनकी हत्या हो गई, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। कुछ और क्षेत्रीय नृत्य हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित, तो कौन सा युग्म उसके संबंध में सुमेलित नहीं है? तो शुरू के 3 तो ठीक हैं। पासी नृत्य जो है, एक कम्युनिटी होती है पासी जो है, उनके माध्यम से ये पूर्वांचल जो हमारा इधर ये बनारस बलिया जो ये सब का रीजन है, इसमें ये परफॉर्म किया जाता है। सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक है ना, एक ये योजना चलाई गई है, किस राज्य के द्वारा ये पूछा जा रहा है? तो जुलाई 2022 में प्लास्टिक को बैन किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा फिर से, तो उसी के क्रम में ये सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैग स्कीम जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है इन्होंने इसको चलाया। ए विकल्प को चुनेंगे। इसके माध्यम से इसका उद्देश्य इनका ये था कि जो स्कूल और कॉलेज के बच्चे हैं उनके द्वारा कुछ ऐसा सिंगल यूज जो प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें हैं, है ना, वो उसका कंस्ट्रक्शन करें और उसको सरकार जो है वो उनसे खरीदेगी, ठीक है। तो कुछ इस संबंध में थी, इसको ध्यान रखिएगा। किस राज्य में सभी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नारी को नमन योजना शुरू की गई? तो ये स्कीम भी जो है हिमाचल प्रदेश ने ही चलाया था। इसके माध्यम से जो है महिलाओं को सशक्त किया जाना और उनको इसी के क्रम में जो बसेस होती हैं उसमें यात्रा के दौरान उनको सिर्फ 50% जो किराया है वो देने का ऐलान किया गया था, ठीक। कौन सा कथन सही है इसमें देख लेते हैं। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी, ठीक है। तो देखिए ये लॉर्ड मेयो का टाइम पीरियड है, बिल्कुल ये ठीक बात है। 1872 में जो हुई थी वो थोड़ी जो है अनियमित थी, कुछ उसमें कमियां थी, तो इसके लिए 1881 से जो है प्रॉपर सेंसस होने लगा भारत में लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड से, ठीक है। ये पहला सेंसस हुआ इंडिया का। तो दोनों हमारे कथन जो है वो ठीक है। आगे देखिए 2021 की जनगणना आज़ादी के बाद की कौन सी जनगणना होगी? तो देखिए सेंसस 2011 में लास्ट हुआ था, 2021 में होना था, लेकिन कोरोना की महामारी के कारण लॉकडाउन वगैरह लग गया, तो उस वजह से अभी तक हो नहीं पाई है, ठीक। तो अब देखिए अगर ओवरऑल जोड़ें तो ये 16th होगी और आज़ादी के बाद से देखें तो ये 8वीं हो जाएगी, है ना। तो बी विकल्प को चुनेंगे, जब भी होगा तो 8वीं जनगणना होगी आज़ादी के बाद की। आगे देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो डेजर्ट्स की बात करें अगर मरुस्थल की, तो ऊपर के 3 स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इनके बारे में इनको देख लीजिए पढ़ के। अगर हम बात करें इनके कुल एरिया की, पृथ्वी में 2/3 नहीं भाई, इतना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1/7 के आसपास जो है ये इनका एरिया डेजर्ट एरिया है, ठीक। तो इसको चुनेंगे, ये गलत है। अब मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए लोमड़ी, चूहा, खरगोश, बकरी, इसके अलावा क्या बच गया, ऊंट, है ना, ये सब तो पाए जाते हैं। अब जैसे पौधों की बात करें तो इसमें जैसे नागफनी होता है ना, और क्या हो गया, जैसे बबूल के पेड़, नागफनी कांटेदार वाली जैसे जो होती है, और इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में सब पाए जाते हैं, ठीक। तो ध्यान रखेंगे इसको, इसमें सभी सही हो जाएंगे। अब देखिए फॉरेस्ट के जब क्लासिफिकेशन आप पढ़ते हैं तो उसी में टुंड्रा, है ना, ये भी पढ़ेंगे। तो टुंड्रा शब्द का अर्थ क्या होता है? बंजर भूमि होता है, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक बात है, बंजर इसलिए भी क्योंकि ऐसी जगहों पे मतलब पर्यावरणीय दशाएं जो है इतनी कठिन है कि आप कुछ उसमें उगा ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। मोस्टली जो ठंडे प्रदेश आप देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स के तौर पर, है ना, जो यहाँ नीचे बी विकल्प में लिखे हुए हैं दूसरे स्टेटमेंट में, आर्कटिक टुंड्रा और अल्पाइन टुंड्रा, है ना। तो इन रीजन्स में आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो इसमें दोनों हमारे सही हो जाएंगे। इन चीज़ों को देखिए यहाँ पे थोड़ा हम शॉर्ट में देखते हैं, लेकिन उसको डिटेल में आप देखते रहा करिए, वहीं से चीज़ें आपको ज़्यादा पता होंगी, क्योंकि फैक्ट का क्या है वो कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, है ना।
अब उष्णकटिबंधीय वर्षावन के बारे में अगर हम देखें तो कौन सा कथन सही है, ठीक। तो इन वनों में पेड़ों की वृद्धि कम होती है, पहला जो लिखा है ये तो गलत है। गलत इसलिए है कि ये बेसिकली उष्णकटिबंधीय वर्षावन की जो है कह लीजिए एक विशेषता ये है कि इनमें मतलब साल के लगभग 12 महीने है ना, अब मैक्सिमम इनको बारिश मिलती है, वर्ष भर इनको धूप निकलती हुई मिलेगी। तो ऐसी कंडीशंस सबसे फेवरेबल होती हैं पेड़ों की वृद्धि के लिए, है ना, जो भी वृक्ष होते हैं। और इसमें जैसे बारिश भी देखेंगे तो 200 सेंटीमीटर से ऊपर की बारिश मिलती है, ठीक। तो ये हमारे जो है पहला स्टेटमेंट गलत है। आबनूस, महोगनी, रोजवुड इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं, तो ये तो ठीक है ना। इस प्रकार की वेजिटेशन जैसे पाई जाती है, इसको मॉनसून वन भी जैसे सदाबहार वन कहते हैं कई बार, है ना। और इंडिया में भी आप देखेंगे तो इनकी जो अवेलेबिलिटी इधर वेस्टर्न घाट के आसपास आपको मिलती है बहुतायत में। तो दोनों इसमें सही नहीं है, पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। आगे देखें कौन सा कथन गलत है, फिर से बताना है। तो सेंसस के संबंध में ही देखें अगर तो 1951 से लेकर के 2011 तक जो सेंसस हमने आज़ादी के बाद किए हैं उसमें जाति आधारित जो डेटा है वो लोगों से नहीं लिया गया है, ठीक है। आपने पॉलिटिकल डिबेट्स में भी ये शायद सुना होगा, चर्चा में रहता है कि कई पॉलिटिकल पार्टीज मांग करती हैं कि जाति आधारित जो जनगणना है उसको करवाया जाए। तो ये कथन तो हमारा ठीक है। दूसरा है कि वर्ष 1950 में जनगणना अधिनियम बनाया गया, तो ये गलत है। सेंसस एक्ट जो है ये 1948 में बनाया गया था, ठीक। तो इसको ध्यान रखेंगे, दूसरा गलत हो जाएगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो है ये गलत है, इसमें आंसर यहाँ पे गलत तरीके से टिक हो गया है, ठीक है। तो ध्यान देना है, इसमें बता दिया गया आपको, है ना। ये 48 बना है, ये वाला स्टेटमेंट हमारा ठीक है। तो चूंकि गलत पूछा गया था ना, तो गलत हम दूसरे को चुनेंगे। अब देखिए उत्तर प्रदेश में कौन सा योजनाबद्ध नगर है, ठीक है। प्लान्ड सिटीज जैसे कुछ इस्टेब्लिश की गई है इंडिया में, तो उत्तर प्रदेश में उसमें स्थित है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इसके अलावा आपका ये न्यू कानपुर नगर सिटी, ठीक है। लखनऊ और आगरा जो है ये सब नहीं है, ये सब जो है पहले के वैसे ही शहर हैं। तो मोस्टली जो नए टाउन इस तरीके के होते हैं उसको आप प्लांट सिटी कह सकते हैं। अर्बनाइजेशन में जब आप पढ़ेंगे ना वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो हम कौन सा विकल्प चुनेंगे, 1, 2 और 4। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है किस वर्ष में आरंभ की गई थी, तो ये जो है कृषि सिंचाई पर्पज से इसको शुरू किया गया था जुलाई 2015 में, है ना। आपका ये किसान कल्याण मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत संचालित होती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसको भी जो है 2015 में शुरू किया गया था, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। तो किसान कल्याण मंत्रालय जो है इसके अंतर्गत ये भी है। आगे है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, एक ये स्कीम चलाई गई थी, ठीक है, वर्ष 2015 में। तो किस शहर से शुरुआत की गई, तो लॉन्च किया गया था इसको हरियाणा में जो है ये पानीपत में, ये विकल्प करेक्ट होगा। आगे देखें वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर से शुरू की गई, तो वही जिसमें सिलेंडर एलपीजी जो कनेक्शन उपलब्ध कराने थे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को। तो इसको शुरू किया गया था जो है 1 मई 2016 से बलिया से, है ना, बी विकल्प करेक्ट होगा। और इसका फिर सेकंड फेज स्टार्ट किया गया 2021 में, है ना। तो उसकी शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश के ही महोबा से, जिसको भी ध्यान रखिए। 2 स्टेटमेंट यहाँ पे है, अब इसमें देखना है कौन सा गलत है। तो मिशन शक्ति योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है, ये बिल्कुल ठीक है। इस मिशन शक्ति जो योजना है इसकी 2 उप योजनाएं हैं, ठीक है, संबल और सामर्थ्य। तो ये भी ठीक है, संबल योजना का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा से है और सामर्थ्य जो है वो महिलाओं के सशक्तिकरण से है, ठीक है। तो यहाँ पे जुलाई 2022 में इसके लिए जो है गाइडलाइंस वगैरह भी आई थी, इसको भी ध्यान रखेंगे। इसमें गलत कुछ भी नहीं है, तो डी विकल्प को चुन लीजिए। नशीले पदार्थ तथा मन प्रभावी पदार्थ के खतरे पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए ऑपरेशन नारकोस किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है, तो ये चलाया गया था जो है इसमें जून 2022 में रेलवे मिनिस्ट्री ने चलाया था। इसमें जो है जितने भी जैसे ये नशे वाली चीज़ें प्रमोट की जाती हैं, है ना, ट्रेन वगैरह में भी खास करके, तो लूट मार होती है उससे, ये सब चीज़ें है ना, बचाने के लिए इसको चलाया गया। काशी यात्रा योजना किस सरकार द्वारा चलाई जा रही है,
तो ये शुरू किया था इसको जो है कर्नाटक की राज्य सरकार ने जून 2022 में। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अब जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वाराणसी में, उसकी तीर्थ यात्रा पे जाने के जो इच्छुक लोग हैं तो लगभग 30,000 लोगों का एक आंकड़ा है। उसके लिए कर्नाटक की स्टेट गवर्नमेंट ने प्रावधान किया है कि ऐसे जो भी तीर्थयात्री जाना चाहते हैं उनको 5,000 रुपये की नगद सहायता इसमें प्रदान की जाएगी। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, बी विकल्प हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है कौन सा कथन सही है, फिर से फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जो है चलाया गया, ये भी ठीक है। और इस परियोजना का जो उद्देश्य है ग्रामीण आबादी के बीच स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना है, ये भी ठीक है। जो है 15 अगस्त 2022 के आसपास से जो है ये इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। मेक इन इंडिया योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इस योजना के लिए 25 औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की गई है। तो देखिए सितंबर 2014 में इसको शुरू किया गया था। लगभग 25 इंडस्ट्रियल रीजन्स ऐसे हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना है, और इसको शुरू किया था कॉमर्स मिनिस्ट्री ने, है ना। ये विदेश मंत्रालय गलत है, तो दूसरा हमारा जो है सही नहीं है, सिर्फ पहला सही है। आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना जो है किस वर्ष में शुरू की गई, तो इसको भी शुरू किया गया था वही जो है अगस्त 2015 में। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका मूल उद्देश्य ये था कि जो रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण का बात हो रहा है यहाँ पे, इसमें ये था कि बैंक के जो ब्रांचेस हैं उसमें कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या महिला लेनदार को जो है जैसे ये ग्रीनफील्ड टाइप के प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करने के लिए 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ के बीच के ऋण जो है प्रदान करना इसका उद्देश्य है। ठीक, इस चीज को भी ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, देखिए फॉरेस्ट के जितने भी टाइप्स हैं ये सब डिटेल में प्लीज पढ़िएगा, चीजें पूछी जाती हैं इससे। तो अगर हम इनकी बात करें, अगर भारत में इनके उपस्थित होने का जो हमें साक्ष्य मिलता है तो मोस्टली ये पाए जाते हैं केरल राज्य में। ठीक, इसके अलावा जो वेस्टर्न घाट हमारी पर्वत श्रृंखला है तो उसका जो पूर्वी मतलब किनारा है इसमें पाए जाते हैं। और उसके अलावा देखें तो यहाँ पे जो विकल्प हमें लिखे हुए मिल रहे हैं, इसमें जो है आपका छोटा नागपुर पठार के पठारी क्षेत्र में, दक्षिणी बिहार, शिवालिक रेंज जो इधर उत्तराखंड का मतलब जो बॉर्डर लगता है ना उधर के रीजन में, इसके अलावा जैसे उड़ीसा वगैरह का रीजन तो खैर है ही है ना, तो सब जगह ये पाए जाएंगे। डी विकल्प कौन चुनेंगे। मुख्य रूप से जो इसमें प्रजातियां होती हैं वो कौन सी होती हैं, सागौन के पेड़ होते हैं, ठीक है, चंदन और साल का पेड़ जैसे, ये सब इसकी मुख्य रूप से प्रजातियां हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। जितने भी क्वेश्चंस इसमें कराए गए हैं उनके विषय में डिटेल में भी पढ़ते रहें। हम आपको कंटिन्यू करते हुए आगे मिलेंगे। जो क्वेश्चंस पूछा गया है उसको कमेंट करके बताइए। इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।